अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बीकॉम के गेस्ट पेपर्स की हम सीरीज़ हमारी चल रही है और इससे पहले की वीडियोस में मैं बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 के कुछ सब्जेक्ट से गेस्ट पेपर डाल चुका हूँ। और आज का जो हमारी ये वीडियो है ये बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ के गेस्ट पेपर से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ के गेस्ट पेपर को ना सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूंगा बल्कि आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इसका। अगर आप ये गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप गेस्ट पेपर डाउनलोड करेंगे इसके बाद ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। आप जब वो गेस्ट पेपर देखकर इस वीडियो को देखेंगे ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि बिज़नेस लॉ का पेपर करना कैसे है। मेरा ख्याल है जो बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बिज़नेस लॉ मुश्किल लगता है, क्योंकि वर्डिंग मुश्किल लगती है उनको, या फिर उनको जो है ना वो याद करने में इश्यूज़ होते हैं। तो आई विल गिव यू सम टिप्स, सम सजेशंस दैट विल हेल्प यू आउट टू नॉट ओनली टू रिमेंबर द क्वेश्चन बट टू सॉल्व द क्वेश्चन इन योर एग्जाम। तो चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। उम्मीद है आपने डाउनलोड कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर लें। हमारे बीकॉम के जो अदर सब्जेक्ट से गेस्ट पेपर है उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ का जो पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का आता है। इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक होता है बिजनेस लॉ, एक होता है इंडस्ट्रियल लॉ। बिजनेस लॉ आपका 70 मार्क्स का होता है। इसमें हम बिजनेस के लॉज पढ़ते हैं, कारोबार के कवानीन पढ़ते हैं। और जो इंडस्ट्रियल लॉ होता है वो बेसिकली फैक्ट्रीज से रिलेटेड होता है कि फैक्ट्री के अंदर कौन से जो लॉज फॉलो किए जाते हैं पाकिस्तान में। फैक्ट्री एक्ट 1934 जो कि फ़ॉलो किया जा रहा है फैक्ट्रीज़ में, तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी प्रोविजंस है वर्कर्स के लिए और एम्प्लॉयर के लिए। बिजनेस लॉ के जो पोर्शन होता है उससे हमें 4 सवाल करने होते हैं आउट ऑफ 6, एंड जो इंडस्ट्रियल लॉ होता है उसमें हमें 2 सवाल करने होते हैं आउट ऑफ 3। तो बिजनेस लॉ शुरू करते हैं इसको डिस्कस करना। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पेपर का जब भी आपको क्वेश्चन करेंगे तो सेक्शंस आपने याद नहीं करने। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें सेक्शन भी याद करने। लॉस के सेक्शन होते हैं ना, सेक्शन 51A, 51B, 51(2) इस तरह करके। सो देयर इज़ नो नीड टू लर्न द सेक्शंस टू रिमेंबर द सेक्शन, बिकॉज इस पेपर में आपको सिर्फ आपने लॉ एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। ये LLB आप नहीं कर रहे कि आपको सेक्शन भी याद करने हैं, आपको सेक्शन याद नहीं करने। दूसरी बात, ये पेपर बहुत शॉर्ट होता है। शॉर्ट इस तरह से होता है कि जब आप कोई भी चीज़ को डिफ़ाइन करोगे ना, उसकी जस्ट डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जांपल लिखनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन दे रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स मीन्स के वन पर्सन बाइज सम एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द अनदर पर्सन एंड पेज हिम अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है ना। अब एग्जांपल दूंगा कि भाई मिस्टर ए बाइज मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर बी फॉर ₹30,000 विच इज़ एग्रीड अमाउंट। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो आपने क्या करना है, 2-3 लाइनों में डिफाइन करना है और 2 लाइनों में 3 लाइनों में एक छोटी सी एग्जांपल बनानी है। एग्जांपल में एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है कि आपने नाम यूज़ नहीं करने हैं कि मिस्टर अली या मिस्टर उमर। आपने मिस्टर ए और मिस्टर बी यूज़ करना है, भले आप उर्दू में पेपर दे रहे हैं, भले आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं। तो मिस्टर ए या मिस्टर बी या मिस्टर XYZ करके आपने अल्फ़ाबेटिक नाम से एग्जांपल देनी है, ठीक है ना। नाम किसी का स्पेसिफिक यूज़ नहीं करना है और सेक्शंस भी आपने याद नहीं करने। जब आपको डेफिनेशन देते हैं, अगर वो आपकी बुक में इन्वर्टेड कॉमास में है तो आप उसे इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखेंगे, एज इट इज़ कोशिश करें लिखे तो बेहतर है। जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कितना लिखें। देखिए, अगर आपका 10 नंबर का सवाल है तो आपको 4 से 5 कम से कम एग्जाम्पल डेफिनेशंस तो देनी होंगी ना, और हर डेफिनेशन के साथ अगर आप एक एग्जांपल ऐड करें तो बेहतर है। अगर आपका टाइम बहुत शॉर्ट है या आपको लगता है कि ये बहुत जो है ना हर एक एग्जांपल देना पॉसिबल नहीं, तो कोई मसला नहीं है। आप हर एक हेडिंग के बाद अगले हेडिंग की, यानी अगर 6 हेडिंग्स आपने लिखी तो 3 हेडिंग्स की एग्जांपल दे दें। तो ज़रूरी नहीं कि आपको सारे की एग्जांपल देनी पड़ जाए, बट अगर आप देंगे तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं देंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का 3 घंटे का पेपर है। 6 सवाल आपको टोटल करने हैं, 4 आपको बिजनेस लॉ से और 2 आपको इंडस्ट्रियल लॉ से।
बुक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंग्लिश में बिजनेस लॉ का पेपर याद कर रहे हैं तो आप खालिद चीमा की बुक को फॉलो करें या नवीद नवाब की बुक को फॉलो करें, और अगर आप उर्दू में दे रहे हैं तो सिर्फ नवीद नवाब की बुक आपने फॉलो करनी है, ठीक है ना। सबसे जो अच्छी बुक उर्दू में वो नवीद नवाब की है। इंग्लिश वालों के लिए 2 बुक्स मैंने बता दी, आपकी मर्ज़ी है। नवीद नवाब की बुक भी इंग्लिश में मौजूद है और खालिद चीमा की बुक भी इंग्लिश में मौजूद है, वो आप जो है उससे आप तैयारी कर सकते हैं पेपर की। हमारा जो बिज़नेस लॉ है उसके अंदर जो मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, इसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन और उसके एसेंशियल्स रखे कि एक कॉन्ट्रैक्ट के क्या बुनियादी लवाजमात होते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने रखा है। इंपॉर्टेंट है ये कि भाई वर्डेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, there are a lot of contracts which you have to learn. This question is very important for your exam, so just learn this question from the chapter of contract, यानी contract की definition और essentials और उसकी classification. Explain the various ways in which contract may be terminated. एक contract ख़त्म करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, वो कैसे हो सकते हैं? By time lapse से ख़त्म हो जाते हैं, completion of work हो जाए तो ख़त्म हो जाता है, या फिर अगर इलीगल कोड डिक्लेयर कर दे तो ख़त्म हो जाता है, या 2 अलग अलग कंट्रीज़ के बीच लोगों के बीच में है और कंट्रीज़ में जंग हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता है। तो देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन टर्मिनेट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। डिफाइन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर एंड अ वैलिड एक्सेप्टेंस। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी होता है। तो एक वैलिड ऑफर की डेफिनेशन क्या होती है और एक वैलिड एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, और इन दोनों के एसेंशियल्स क्या होते हैं। 3-3, 4-4 एसेंशियल्स दोनों के आपने पॉइंट आउट कर देने हैं। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, एलेबोरेट, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। उर्दू में कहते हैं बदल। अगर कोई बदल नहीं होता तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, आपने इस पर आर्गूमेंट्स देने हैं। यानी कंसिडरेशन का मतलब है कि जब आप कुछ चीज़ दे रहे हैं तो बदले में कोई चीज़ लेंगे। समथिंग यू गेट अगेंस्ट समथिंग यू टेक, सो समथिंग यू गेट दैट इज़ योर कंसिडरेशन, ठीक है ना, एंड द पर्सन टू हुम यू आर पेइंग समथिंग और गिविंग समथिंग, दैट इज कंसिडरेशन फॉर हिम। सो विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट लेन देन, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर आर सम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर सम कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। तो आपने इसमें बताना है कि एक्सेप्शंस बताने के कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनमें ये एक्सेप्शन होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बगैर कंसिडरेशन की भी वैलिड तस्वुर किया जाता है। What are the remedies to breach of contract, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को जब ब्रीच कर दिया जाए यानी तोड़ दिया जाए, खिलाफ वर्जी की जाए, उसके अगेंस्ट आप क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्या आप दावा कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या आप कोर्ट चले जाते हैं, या आप जो है डैमेजेस के लिए क्लेम करते हैं, ठीक है ना, या आप जो है वो कंप्लीशन ऑफ वर्क के लिए क्लेम करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस यू हैव इफ़ द अदर पार्टी ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट। Explain the laws regarding contract with minor. Minor is basically someone who is under 18. So there is no legal status of the contract which you do with the minor. If you do the contract with the minor, but some contracts can be done with the minor. ठीक है ना, उसके गार्डियन के होते हुए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट्स बताने हैं और उनके वो भी बतानी है कि मतलब स्टेटस भी बताना है कि इसमें क्या, किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना, किस पे क्या ऑब्लिगेशन बनती है, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, माइनर के साथ, ठीक है ना, बालिग के साथ। इज़ अ पार्टनर एन एजेंट ऑफ हिज फर्म, इफ़ सो व्हाट इज़ मीन्ड बाय एम्प्लॉयड अथॉरिटी एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अथॉरिटी। यानी क्या एक पार्टनर अपने बिजनेस का एजेंट होता है? बिल्कुल एजेंट होता है, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं इफ़ सो, मतलब अगर वो होता है तो आपने बताना है कि उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या होती है, यानी एक पार्टनर के पास अपने बिजनेस की कौन कौन सी अथॉरिटी एम्प्लॉयड होती है। एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि अंडरस्टूड होती है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है, उर्दू में मानवी कहते हैं, यानी मैं आपसे कुछ चीज़ ख़रीद रहा हूँ तो ये बात अंडरस्टूड है कि मैं इसका ऑनर बन जाऊँगा। ये कहीं लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, मैं किसी शॉप से कुछ ख़रीद रहा हूँ तो जब मैं उसको पेमेंट कर दूँगा तो मैं उस चीज़ का ऑनर बन जाऊँगा। इसको कहीं लिखने की या कहीं मतलब जो है ना इल्म में लाने की लोगों की ज़रूरत तो नहीं है, तो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है ना। तो अंडरस्टूड अथॉरिटीज़ बतानी है आपने एक पार्टनर की अपने बिजनेस के लिए, और उसके लिमिटेशंस भी बताने कि वो कौन कौन सी चीज़ें उसकी अथॉरिटी में नहीं है जब तक लिखी ना जाए, ठीक है ना। ये पार्टनरशिप के टॉपिक में आपको मिल जाएगा।
हाउ टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। एक फ़र्म को रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार बताना है कि भाई पहले आप दरख्वास्त देंगे, उसमें तमाम पार्टनर्स के नाम होंगे, वो आप जमा कराएंगे, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसके अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उसके क्या असरात हो सकते हैं। ऑब्वियसली अ फर्म कैन नॉट डू बिजनेस इन हिज ओन नेम, देयर इज़ नो लीगल स्टेटस ऑफ द बिजनेस, अ बिजनेस कैन नॉट स्यू एनी अदर पार्टी इन केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ फर्म कैन नॉट क्लेम फॉर डैमेजेस। ये तमाम चीज़ें तब होती हैं जब आप रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। you don't have any copyright, ठीक है ना, you have to be registered if you want to get the copyright of your business. Define agency, how agency is created. Agency is basically a contract between two person in which one person promises to work on the behalf of the other person. The person who is working is the agent and the other person is the principal. जैसे मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं आपके लिए ये काम करूँगा, आप मुझे पैसे देना, कमीशन देना, मैं एजेंट हुआ और आप मेरे प्रिंसिपल हुए। ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की डेफिनेशन है। और ये बनती कैसे, देयर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट सिचुएशंस होती है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट होती है, वो आपने बतानी है। व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आपने पढ़ा होगा, यानी इसमें क्या होता है कि आप तहवील कहते हैं, मादे तहवील। मैं आपको कोई चीज़ किसी पर्पस के लिए देता हूँ और वो चीज़ फिर आप मुझे वापस कर देते हैं जब वो पर्पस पूरा हो जाता है। जैसे मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल देता हूँ कि भाई चलो आपको चाहिए, आपने मुझसे मांग ली, मैंने दे दी, किसी काम से आपने जाना है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। मैंने दर्जी को कपड़े सीने के लिए दे दिए, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, ठीक है ना। मैंने अपनी कोई बुक आपको पढ़ने के लिए दे दी, आपने मांगी, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, ठीक है ना। तो इसमें दो पार्टीज़ होती है, एक बेलर होता है, एक बेली होती है, ठीक है ना। एक बेली होता है और एक बेलर। तो बेली और बेलर जो है उनकी क्या आपने याद करनी है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ याद करनी है, ठीक है ना। बेलर वो जो बेल कर रहे हैं उसको ले रहा है, और बेली वो जो जिसकी वो चीज़ है जिसने दी है। तो इनके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होती है वो आपने बताने हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी ये चैप्टर है, इसके अंदर से एक क्वेश्चन है। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी होती है ना, तो वो एक कर्जा लेने वाला होता है, एक डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, और एक गारंटियर होता है जो गारंटी उठाता है यार इस बंदे की कि अगर ये बंदा पेमेंट नहीं करेगा टाइमली तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आपने वो कंडीशंस बतानी जिसमें जो गारंटियर होता है वो अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाता है, यानी उसकी गारंटी ख़त्म हो जाती है, तो आपने इसमें बताने हैं। हाउ प्राइस इज डिटरमिन्ड अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट, प्राइस फिक्सेशन मोड। आपने बताना है कि जो सेल ऑफ गुड एक्ट होता है, यानी जो मुआहदा फ़रोख्त होता है, उसमें प्राइस फिक्सेशन कैसे होती है, यानी चीज़ों की कीमत का तयन कैसे किया जाता है। देयर आर डिफरेंट वेज, यानी म्यूचुअल कंसेंट से होता है, मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है ना, डिमांड एंड सप्लाई देख के डिसाइड की जाती है, गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है चीज़ इतने की होगी, सरकारी जो नर्ख होते हैं। सो डिफरेंट वेज है वो आपने इसमें बताने हैं। उसके बाद राइट अ नोट ऑन, अब ये कुछ नोट्स हैं, यानी ये सवाल बनकर भी आ सकते हैं और ये नोट में भी आ सकते हैं, ज़्यादातर ये नोट में ही आते हैं। राइट ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर वो होता है जिसने आपको चीज़ बेच दी है, पैसे उसको नहीं मिले, यानी अकाउंट रिसीवेबल उसने आपके ऊपर बना लिया है, उसके क्या राइट्स होते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ किवी टेम्पटर, बेसिकली ये चीज़ों को बेचने के असूल है। इसमें क्या होता है कि लेट द बायर नो, यानी आपने कोई चीज़ अगर ख़रीदनी है तो आप जिम्मेदार हो, उसको अच्छी तरह चेक करके ख़रीदो। बेचने वाला तो आपको बेच रहा है, ठीक है ना। यानी कुछ कंडीशन में तो हो सकता है कि अगर उसने कोई चीज़ बोली, क्लेम किया तो और वो चीज़ उसमें नहीं थी, लेकिन ख़रीदार की ये जिम्मेदारी होती है जब वो कोई चीज़ ख़रीदता है तो अपनी तसल्ली करके ख़रीदे। तो इसमें डिटेल में अगर आपने ये पढ़ा होगा आपको ये मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर मिलेगा, यानी मादा फ़रोख्त में। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही कवर हो गया ऊपर क्लासिफिकेशन में, यानी नीम मुआहदे कहते हैं इन्हें। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना, ये किसी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं कि अगर बारिश हो गई तो ये चीज़ मैं आपको 50% डिस्काउंट पे दूंगा, तो ये क्या है, कंडीशन आ गई ना इसमें, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। इनकी इसमें आपने डेफिनेशन देनी होगी और थोड़ा सा आपने इसकी वो बतानी होगी, एसेंशियल्स बताने होंगे। काइंड्स ऑफ गुड्स बताने हैं, यानी माल की इकसाम, कितने तरह की गुड्स होती है, रेडी गुड्स होती है, फ्यूचर गुड्स होती है, एज़ पर डिस्क्रिप्शन होती है, एज़ पर स्पेसिफिकेशन होती है, एज़ पर सैम्पल होती है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टीज़ की क्या कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। तीन तरह की कैपेसिटी होती है वैसे, यानी वो माइनर ना हो, एडल्ट हो,
डिसक्वालीफाइड बाय द कोर्ट ना हो, और जो है ना साउंड माइंड हो, ठीक है ना। ये 3 कैपेसिटी होनी चाहिए उसमें। उसकी डेफिनेशन और विद एग्जांपल करना है। काइंड्स ऑफ मॉर्गेज बताने, ठीक है ना, यानी रहन की इकसाम, गिरवी जो हम गिरवी रखवाते हैं उसकी इकसाम। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बताने हैं आपने, शुरका की इकसाम बतानी है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ कॉमन कैरियर, जिसे आप कोई चीज़ भिजवाते हैं, ठीक है ना, एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे, तो जो लेके जाने वाला होता है, जो कॉमन कैरियर होता है, उसकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो, ठीक है ना। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी की टर्मिनेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो कारंदगी है उसका अख्ताम कैसे कैसे हो सकता है, उसकी भी डिफरेंट सिचुएशंस में वो ख़त्म हो जाती है, वो आपने बतानी है। कुछ डिफरेंसेस भी आपने याद करने जो पेपर में आ सकते हैं, जैसे कि इंडेमनिटी एंड गारंटी, ठीक है ना। इंडेमनिटी में क्या होता है कि एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी से, इन केस ऑफ लॉस वो कंपनसेट करेगी, जिसकी सिंपल एग्जांपल है इंश्योरेंस की कंपनी जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। और गारंटी का मैंने भी आपको बता दिया है कि जो गारंटी लेता है किसी बंदे की पेमेंट की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क है, ये प्लेज एंड बेलमेंट, चार्टर पार्टी एंड बिल ऑफ लेडिंग। कॉर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे कॉर्शन में क्या होता है कि जबर जिसे हम कहते हैं, यानी ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवाना किसी से, उस पर तशद्दुद करके या उसको प्रेशराइज़ करके। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि आप किसी पे प्रेशराइज़ नहीं करते, लेकिन जो 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट करें उनका आपस में कोई ऐसा रिलेशन होता है कि एक पार्टी का दूसरे पार्टी पे अपर हैंड होता है, जैसे बाप और बेटा हो गया, उसमें बाप का अपर हैंड होगा बेटे पे, एक अंडर, मतलब ये एक मतलब प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है इसको, मतलब जैसे ना कोई अगर बेटा बाद में कहता है कि मैंने तो बाप के प्रेशर में ये काम किया है, ठीक है ना, या मालिक मकान और किराएदार हो गए, या डॉक्टर और मरीज़ हो गए, इसमें क्या है एक पार्टी को दूसरी पार्टी पे अपर हैंड है, ठीक है ना। तो उसमें वो प्रेशराइज तो नहीं करा, लेकिन इसमें हो सकता है इस बात के चांस है कि वो इस वजह से कर रहा हो कि सामने वाले का अपर हैंड उसको प्रेशराइज कर रहा हो, इनडायरेक्टली मेंटली प्रेशराइज हो रहा हो। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क होता है, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, कंडीशन एंड वारंटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, यानी शर्त और तमानियत में क्या फ़र्क होता है। ये बिजनेस लॉ का क्वेश्चन अगर आप इतने भी याद कर लोगे, वैसे अगर मैंने बुक आप खोलेंगे तो कोई 20 से 25 जो है ना इसमें चैप्टर्स हैं, तो मैंने बहुत सारे चैप्टर स्किप करवाए हैं, तो जाहिर सी बात है सारा सिलेबस तो नहीं इसमें डालना ना हमने। उसके बाद इंडस्ट्रियल लॉ है, जिसके अंदर आपको फैक्ट्री के कवानीन याद करने हैं। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है, अगर आप शुरू के 2 चैप्टर आपकी बुक में जो पहले के 2 चैप्टर होंगे, ठीक है ना, एक फैक्ट्री एक्ट का चैप्टर होगा, ठीक है ना, और एक आपके जो है ना वो डिसेबलमेंट वाला चैप्टर होगा। ये 2 पूरे याद कर लोगे तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन उसमें से निकाले हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ वर्कर अंडर फैक्ट्री एक्ट। वर्कर्स के 3 तरह के प्रोविजंस आपने याद करने से, हेल्थ प्रोविजन, सेफ्टी प्रोविजन, वेलफेयर प्रोविजन। ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे, इनमें से एक आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है ना। हेल्थ एंड सेफ्टी दोनों मिला के आ सकते हैं, ठीक है ना, हेल्थ एंड वेलफेयर मिला के आ सकते हैं, या कोई एक भी आ सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड सेफ्टी है, ठीक है ना। अगर आप वेलफेयर ना याद करना चाहो तो कोई मसला नहीं है। राइट द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइंग सर्जन। ये 2 अलग अलग लोग हैं, इंस्पेक्टर और सर्टिफाइंग सर्जन, ठीक है ना। इंस्पेक्टर वो जो फैक्ट्रियों का मुआयना करता है, सर्जन वो जो फैक्ट्री में मेडिकल चेकअप करता है 3 महीने के बाद अपने जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये सरकारी लोग होते हैं। इनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं और इनके पास पावर क्या होती है, तो आपने बिल्कुल शॉर्टली दोनों का याद कर लेना है। दोनों में से एक आएगा तो एक कर लेना, वैसे तो ये नोट में आता है ज़्यादातर, लेकिन एक साथ 15 नंबर का, या क्योंकि एक सवाल 15 नंबर का यहाँ पे इंडस्ट्रियल लॉ में, 2 सवाल करने 30 नंबर के, ठीक है ना। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर भी अनफेयर प्रैक्टिस कर सकता है, यानी गलत सलूक, ठीक है ना, दूसरों के साथ, और एम्प्लॉई भी कर सकता है, कारकुन भी कर सकता है, वर्कर भी कर सकता है। तो वो कौन कौन से काम उसके अनफेयर प्रैक्टिस काउंट किए जाएंगे, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो आपने याद करना है। When employer is not liable to pay compensation to worker for disablement। डिसेबलमेंट में क्या होता है, किसी भी कारकुन को हादसा हो गया तो वो कुछ अरसे के लिए या हमेशा के लिए माजूर हो गया, लेकिन कुछ वहाँ पर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पे करे, कंपनसेट करे। लेकिन 2 सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें वो कंपनसेट करने के लिए लायबल नहीं है। नंबर 1, अगर वो काम के ड्यूरिंग वर्किंग आवर नहीं हुआ हुआ, ठीक है ना, तो वो लायबल नहीं है, घर पे हुआ हुआ है या से बाहर हुआ हुआ है। और दूसरा, अगर ड्यूटी आवर में हुआ है लेकिन वो उस काम करते हुए नहीं हुआ जो काम उसका है। सपोज़ अगर एक पैकिंग वाला बंदा है, पैकिंग करता है, वो मशीन ऑपरेटर के पास जाके खड़ा हो गया, गपशप लगा रहा है, मशीन चला रहा है, जबकि उसका काम नहीं है, उसमें उसको हादसा हो गया, तो वर्किंग आवर में तो हुआ है लेकिन उस काम का नहीं हुआ है ना, उस काम की वजह से नहीं हुआ है।
या वो काम अपना कर रहा था लेकिन वर्किंग आवर के अलावा, 5 बजे छुट्टी हो गई, उसने सोचा यार कल आऊँगा मैं लेट, आज ज़रा काम ज़्यादा कर लेता हूँ, तो उसको किसी ने कहा नहीं था रुकने के लिए, वो खुद से रुका बाद वर्किंग आवर्स के बाद और काम कर रहा है, उसको कुछ हादसा हो गया, तब भी लायबल नहीं होगा एम्प्लॉयर। और ये यूँ भी आ सकता है कि व्हेन एम्प्लॉयर इज़ लायबल टू पे, तो इज़ लायबल में तो फिर यही बताना ना कि वर्किंग आवर में होना चाहिए तो लायबल है, यानी उल्टा कर दो ना, वर्किंग आवर में हो और उस काम की वजह से जो काम उसका है तो लायबल है, और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होगी तो लायबल नहीं है। तो दोनों तरह से सवाल आएगा, तो दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। राइट लॉज एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग वुमेन वर्कर्स एंड चाइल्ड लेबर। दो तरह के वर्कर्स होते हैं, चाइल्ड वर्कर्स भी होते हैं और वुमेन वर्कर्स भी होते हैं। इनके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है ना, यानी कितने घंटे आप काम ले सकते हो, कितने दिन छुट्टी दे सकते हो, कब कब छुट्टी दे सकते हो, क्या क्या सहूलियात आपको देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, ये आपको उसके अंदर जो है याद करना है। कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो आपने याद करने हैं। सीजनल फैक्ट्री एंड नॉन सीजनल फैक्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। 180 दिन से ज़्यादा काम हो तो नॉन सीजनल होती है, 180 दिन से कम काम हो यानी 6 महीने से कम काम हो तो फिर सीजनल होती है। टाइप्स ऑफ डिसेबलमेंट टेम्पोररी होती है, यानी पार्शल होती है और परमानेंट होती है, उसके अंदर भी फिर कैटेगराइजेशन है वो आपने याद करनी है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट क्या होता है। स्ट्राइक अगर वर्कर्स के बिहाफ पे काम रुक गया तो स्ट्राइक होती है, और एम्प्लॉयर अगर ताला मार दे तो वो लॉकआउट होता है। ये इलीगल भी हो सकती है, इसमें बताना है कि इलीगल स्ट्राइक इलीगल लॉकआउट भी थोड़ा सा इसमें बताना है आपको। पहले दोनों की डेफिनेशन देनी है, फिर बताना है कि ये इलीगल कब होती है, इलीगल कब होती है। उसके बाद है ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर वो होता है जो कि फैक्ट्री का सबसे जो मतलब चलाने वाला होता है, वो फैक्ट्री मैनेजर हो सकता है, वो खुद एम्प्लॉयर भी हो सकता है। अगर मालिक खुद चला रहा है तो वो ऑक्यूपायर, अगर उसने किसी के हैंड ओवर किया हुआ वो चला रहा है, उसके पास सारी अथॉरिटी, तो वो ऑक्यूपायर है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का कौन होता है, इसके क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ये इसमें आपने बताना है। आर्बिट्रेशन, यानी अगर फड्डा हो जाए, लड़ाई हो जाए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के बीच में, या एम्प्लॉइज़ के बीच में, या ट्रेड यूनियंस के बीच में, तो आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर किया जाता है जिसमें मसला हल किया जाता है। तो ये क्या होता है इसमें बताना है। लेबर कोर्ट्स क्या होती है, लेबर कोर्ट्स में कौन से केसेस सुने जाते हैं, लेबर कोर्ट्स कैसे काम करती है, और वर्क्स काउंसिल क्या होती है, दोनों में फ़र्क क्या है लेबर कोर्ट्स और वर्क काउंसिल में। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 5 सवाल भी याद कर लेना, ये जो नोट्स दिए हुए ना एंड में मैंने एहतियातन दिए, अगर आपने इंडस्ट्रियल लॉ के ये 5 सवाल शुरू किए, नोट से पहले वाले भी याद कर लिए, आपका पेपर से जो इंडस्ट्रियल लॉ ये हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद गेस्ट पेपर के साथ मैं आऊँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मैंने एक वीडियो जो बनाई है थ्योरेटिकल पेपर कैसे करना चाहिए, वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हाउ टू डू बीकॉम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, इसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मौजूद है मेरी। और वाई 85% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बीकॉम, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इस वीडियो का। और अकाउंटिंग के लेक्चर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, और बिजनेस कम्युनिकेशन की कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। जनरल नॉलेज सीरीज़ की भी मौजूद है। तो तमाम प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, और जो आपके जो कंसर्न होगा जिस टॉपिक के साथ, आप वो उसको ज़रूर वहाँ जाके देखें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के पेज का लिंक मैंने दे दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।